नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहावत है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। हालिया चुनाव में तीर तो नहीं है, लेकिन जुबान से निकले शब्द बेलगाम अमर्यादित जरूर हो रहे हैं। तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन नेता भी अपशब्दों, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं कतरा रहे। लेकिन चुनाव आयोग महात्मा गांधी के 3 बंदरों की मुद्रा में है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराएं हैं। आयोग को संवैधानिक अधिकार भी हासिल है, लेकिन आयोग दंतहीन बना है। बटेंगे तो कटेंगे का सियासी चैप्टर अब जहरीले सांप और बांटेंगे तो काटेंगे पर आ गई है। सिर्फ यही नहीं, नेता गोली और लाठी की भाषा भी बोलने लगे हैं। अगर आने वाले वक्त में कोई AK-47 की गोली भी चलने लगे या चुनाव में ग्रेनेड का इस्तेमाल भी होने लगे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव के एक सांसद ने प्रतिद्वंदी शिवसेना की महिला उम्मीदवार को इंपोर्टेड माल बता दिया था, जिसको लेकर खूब सियासत हुई। खरगे के बयान पर भी सियासी हंगामा हो रहा है। खरगे से आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर नया नारा दे दिया और फडणवीस को धमकाते हुए कहा कि मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे। अब इसको लेकर सियासी बवाल मचा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि नेताओं के बयान का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है। मुंबईवरती घाला घातला तर हम आपको काटेंगे। यही अंतर है बाप और बेटे में। कहावत है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं हो सकते। हालिया चुनावों में तीर तो नहीं है, लेकिन जुबान से निकले शब्द बेलगाम, अमर्यादित और अश्लील जरूर हो रहे हैं। तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन नेता भी अपशब्दों, अभद्र भाषा, मवालियों की तरह व्यवहार का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कभी भगवा का अपमान करते हैं तो कभी सनातन परंपरा पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन इस बार खड़गे का मन इन सब बातों से नहीं भरा तो खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बता दिया। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार अपने आखिरी दौर में है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और एक दूसरे की खामियों को गिना रही हैं। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन मतदान से 2 दिन पहले खड़गे ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से कर दी और कहा कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया है। खड़गे के बयान पर सियासी घमासान मचना तय था। बीजेपी ने सियासी पिच पर कटाक्ष की झड़ी लगा दी, जिस पर कांग्रेस सेल्फ गोल हो गई। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया,
अब जातियों में बांट बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। लेकिन इतना ही नहीं, भाषाओं की सीमा लांघने में उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं है। मुंबई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर बेहद विवादित बयान दिया। उद्धव ने बीकेसी में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बटेंगे कटेंगे छोड़िए, मुंबई पर हमला करोगे तो हम आपको जरूर काटेंगे, जिसको लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। मग मुंबईची एक ब्ल्यू प्रिंट ही नीती आयोगाच्या माध्यमातून तयार केली की ज्याच्यामध्ये मुंबई महापालिकेचं महत्व पूर्ण मारूनच टाकलेलं आहे। नंतर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि MMRDA यांच्यात एक MOU सुद्धा 2 महिन्यापूर्वी झालेला आहे। हे संकट किती मोठे आहे ते बघा। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? उद्धव के इस विवादित बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। बाला साहेब और उद्धव में यही अंतर है। बाला साहेब हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाप पिताजी बाला साहेब ठाकरे ने 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहेब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे, और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है 2050 तक मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू रहेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में नेताओं की जुबान लगातार जहर उगलती जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता किस मुद्दे को लेकर चुनावों में मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए भाषा का स्तर कहां तक जा पहुंचा है, और सवाल यह है कि आखिर नेता मर्यादा क्यों भूल रहे हैं। हमने जिस तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान जो प्रचार रहा उसकी बात कर लें या झारखंड की बात कर लें, दोनों जगह अमूमन इसी तरीके के शब्द का इस्तेमाल होता रहा। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनंत जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ यश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। यश जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, नेता शिवसेना उद्धव गुट से। संजय जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रमनीश वत्स जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही धीरज दुबे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। धीरज जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले यश जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोहब्बत की दुकान में ये जहर कहां से बिकने लगा? जहरीला, ये बीजेपी को जहरीला और आरएसएस को भी जहरीला बता रहे हैं। अभिषेक जी, बड़ी विचित्र बात है कि आज आरएसएस, पता नहीं, एक तो आरएसएस का कोई पंजीकरण नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाता है आरएसएस मतलब कौन। लेकिन चलिए, आरएसएस के बारे में बात हो रही है और आरएसएस की तरफ से कोई नहीं आया। बीजेपी वाले आ गए और दूसरे सब दलों के लोग आ गए, हम आ गए। आरएसएस वाले कहाँ हैं? कहाँ है आरएसएस वाले? उनको भी तो बुलाइए पैनल में। खैर, जाने दीजिए। मैं एक बात साफ कर देता हूं, जो आपकी उस रिपोर्ट में और वीडियो में भी दिख रहा है, वो ये है कि खड़गे जी ने किसी को भी जहरीला सांप नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, ये उन्होंने कहा। तो जो काम बीजेपी आरएसएस वाले कर रहे हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये तथाकथित रूप से आरएसएस की एक महिला है जो गांधी जी की हत्या की वर्षगांठ के दिन ये कर रही है। ये इनके काम है।
अभी थोड़े दिन पहले खबर आई कि इंदौर में 5,000 महिलाओं को तलवारबाजी करा के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। किसने रखा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे तलवार क्यों चलवाई जा रही है? आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो पहले 90 के दशक में रहे थे, यही महाराष्ट्र में जुड़े हुए लोग ये बताते हैं कि आरएसएस वालों ने बम की फैक्ट्रियां चलाई। क्यों चलाई? आरएसएस वाले, जब ये अभी झांसी में इतना बड़ा कांड हुआ है, अस्पताल में बच्चे मारे गए, आरएसएस वाले कहीं नहीं दिखे सिवाय उन 2-3 आदमियों के, शायद, क्योंकि पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि आरएसएस में कौन है कौन नहीं, इसलिए हो सकता है कि वो 2-3 आदमी जो चूने की लकीर बना रहे थे मंत्री जी के लिए, शायद वो हो, बाकी तो कहीं नहीं दिखे आरएसएस वाले। तो आरएसएस वालों से सवाल ये होना चाहिए, बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भाषा की मर्यादा, नरेंद्र मोदी जी अभी बेटियों के बारे में बात कर रहे थे, तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन आरएसएस वालों से ये पूछना चाहिए कि अपने आप को ये सांस्कृतिक संस्था बताते हैं, कोई पंजीकरण नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं, लेकिन जब भी बात आती है तो ये नफरत करने में सबसे आगे रहते हैं और ये गुंडे बदमाश या हथियारबंद लोगों के साथ चिल्ला के यश जी, तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा जी, मतलब वो सही था, वो शब्द मतलब राजनीतिक व्यक्ति को इस्तेमाल करने की छूट है कि वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे आप मुद्दों की बात कीजिए ना। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ अभिषेक जी, मैं साफ बता रहा हूँ कि किस चीज को जहर कहा जा रहा है। खड़गे जी ने किसी व्यक्ति का तो नाम लिया नहीं, और मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, उनको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि अगर उनको सही में मान सम्मान चाहिए समाज में, तो उन्हें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये लाठी बर्छी लेके चिल्ला चिल्ला के मांगने से इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, ये बात कब समझ में आएगी? ठीक है। संजय गुप्ता जी, उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि अगर मुंबई पे कुछ होता है तो हम काटेंगे। किन किन को काटेंगे और मुंबई पे क्या होगा? देखिए, राजनीति में बांटना काटना का ताल्लुक वोट से होता है और हर राजनेता का जो मापदंड होता है वो वोट से होता है। चाहे वो आप योगी जी की बात को ले लीजिए, चाहे उद्धव जी की बात को ले लीजिए, चाहे किसी और की बात को ले लीजिए, बांटने काटने फाड़ने का मतलब वोट से है। दूसरा हम तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। बाला साहब ने कभी ये चिंता नहीं की कि गठबंधन किसके साथ है। अगर बीजेपी के साथ रहे हैं तो बीजेपी की अगर कोई गलत बात है तो उसको कहा है, कांग्रेस के साथ रहे हैं तो कांग्रेस की गलत बात को कहा है। जिस तरह से यश श्रीवास्तव और खड़गे जी ने आरएसएस के विषय में कहा कि ये कोई संगठन नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बात शुरू से ही कांग्रेस कहती रही है। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आरएसएस को अगर जानना है तो सबसे पहले आरएसएस की शाखा में जाइए और तब आपको पता चलेगा कि आरएसएस क्या चीज है। आरएसएस नफरत की दुकान नहीं है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ मदद करता है लोगों की, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता इस देश के लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी उससे, और किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी आरएसएस की शाखा में जा सकता है श्रीवास्तव जी। और आपको भी कभी तो फिर मुसलमानों के नाम पे क्यों कपड़े फाड़ते रहते हैं ये लोग? संगठन क्या, क्यों नहीं कहते कि मुसलमान हमारे भाई हैं? ये मेरा कांग्रेस से निवेदन है, क्योंकि संजय राउत जी ने भी अपने लेख में छापा है, भले ही हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ हो, मगर संजय राउत जी ने 2020 में एक लेख छापा था जिसमें कांग्रेस की हालत की तुलना की गई थी जर्जर महल से, और बताया था कि आज क्यों कांग्रेस की हालत जर्जर महल के जैसी है। फिर 2021 में एक लेख और छापा था जिसमें चरमराती खटिया से कांग्रेस की तुलना की गई थी और बताया गया था क्यों कांग्रेस की हालत आज चरमराती खटिया की तरह। एक लेख और छापा था जिसमें कहा था संजय राउत जी ने कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि क्या मुझसे सीखें। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, हमने कहा, ठीक इसी तरह से वीर सावरकर पर कांग्रेस आज ये भूल चुकी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। हालांकि अब तो कांग्रेस इस बात को मानने लग गई है। कांग्रेस के संजय जी, यही जो विचारधारा थी जो लेकर के बाला साहब ठाकरे आगे बढ़े, और जनता अब यही पूछ रही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि शिवसेना को कांग्रेस का साथ लेना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के साथ भले ही खड़े हैं, वो भी खड़े हैं बस, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में हमने विलय कर लिया। कांग्रेस के साथ खड़ा होना, साथ की बात यह है कि जो एक वायदा था, जो अमित शाह साहब से वायदा किया, अमित शाह साहब ने वायदा किया 2019 में, 2014 में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था लोकसभा में माना, विधानसभा में नहीं माना, 2017 में वो सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं माना, 2019 में लोकसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग के फार्मूले को मान लिया लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में फिर नहीं माना।
तो ये इस तरह की बात जो बीजेपी करती रही, उसी से गुस्सा होकर के उद्धव जी अलग है। नहीं तो आज भी ऐसा नहीं है कि उद्धव जी इस बात पर विचार ना किया। उद्धव जी ने कई बार कि हमें फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहिए, या मोदी जी ने कभी इस तरह के संकेत नहीं दिए। मोदी जी ने भी तो हमेशा मतलब ये अभी भी कहा। वो स्थिति है, विचार उस पर भी किया जा सकता है अभी भी। देखिए, ये विचार तो हमेशा से ही होता रहा है, पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा कि किस तरह से, क्योंकि विचारधारा वाली बात जो आती है तो विचारधारा वाली बात आती ही है। अगर आज हमारे 40 साथी अली बाबा और 40 साथी हमारे एक तरफ हो गए तो उसका ताल्लुक भी इसी बात से है। पर ऐसा नहीं है कि उद्धव जी ने इस विषय में सोचा नहीं, मगर बीजेपी के कुछ नेता और प्रवक्ता कुछ इस तरह की बात उद्धव जी के विषय में कहते हैं कि जो उन्हें चुभ जाती है, और फिर वो बात, कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी के और हमारी पार्टी बीजेपी के जो ये नहीं चाहते कि हम फिर से आए, और वो इस तरह की बात करते हैं कि उद्धव जी के मन में खटास पैदा होती है। अनंत जी, अभी देखिए, आपने यश जी को भी सुना और साथ ही साथ आपने संजय जी को भी सुना। प्रतीत ऐसा होता है कि शिवसेना का बीजेपी से नेचुरल गठबंधन, जो विचारधारा की बात जिसका संजय जी भी कर रहे हैं, वो है। और बटेंगे कटेंगे ये तो वोट पे ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया कि ये तो वोट की बात है। लेकिन आरएसएस को, जिसके बारे में खरगे साहब ने कहा कि जहर है, बीजेपी जहर है, तो अब यश जी के सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आरएसएस को लेकर के तो संजय जी ने भी क्लियर कर दिया। जी अभिषेक जी, मैं यश जी को भी सुन रहा था। यश जी की जितनी उम्र है, मुझे लगता है इनको कोई जानकारी नहीं, इनको पढ़ने की आवश्यकता है। इनके कांग्रेस के युवराज के दादा और दादी और इनके परदादा, इन्होंने भी की है, उन्होंने भी आरएसएस के विषय में टिप्पणी की है कि देश में आरएसएस की क्या भूमिका रही है। तो यश जी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, संजय गुप्ता जी जो कह रहे थे, संजय गुप्ता जी के लिए बहुत विकट परिस्थिति है। आज के संजय गुप्ता जी की पार्टी की आत्मा बसती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे, लेकिन संजोग ऐसा है कि हमसे बिछड़े हुए थे दो बात। अब हम मुद्दे पर आते हैं, कहते हैं कि ना अनंत जी, वही तो वो कह रहे हैं कि विचार तो कई बार किया गया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें दूर रहना पड़ रहा है। नहीं तो नेचुरल तो आप ही के साथ हैं। बिल्कुल, उनकी आत्मा हम में ही बसती है, तो वो 23 तारीख के रिजल्ट पे ही पता चलेगा। तो मोहब्बत की दुकान है या नफरत की जुबान है, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। जिस तरीके से खड़गे जी का बयान आया है, भाजपा इसकी निंदा करती है, और भाजपा ऐसे नेता को, हमें ये लगता है कि 82 वर्ष की उम्र में जो वो सेठिया जाना, हमें लगता है कि वो अपनी धारा से विपरीत धारा में बह रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि हरियाणा हारने के बाद और जम्मू कश्मीर में जो इनकी स्थिति रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हार रहे, तो ये हार की हताशा है। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से एक है तो सेफ है, तो हम तो कहते हैं एक है तो सेफ है, और कांग्रेस है। अनंत जी, आपकी ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। कुछ ऑडियो में समस्या आ रही है, तब तक धीरज दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। झारखंड में भी एक है तो नेक है वाला मामला तो पहुंच गया है, लग रहा है कि वहां पे कुछ असर है इसका। देखिए, पूरा झारखंड एक है और पूरा झारखंड एकजुटता बनाए हुए है, और वो एकजुटता झामुमो गठबंधन के पक्ष में है। क्योंकि पहले भी भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे झारखंड को तोड़ने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड से संथाल को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, इसका नियंत्रण पूरे झारखंड में है। और एक नेता उड़ीसा के मुख्यमंत्री आते हैं और आके बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक जिला है सरायकेला खरसावां, उसको उड़ीसा में शामिल करा दिया जाए। तो इनकी जो नीति और नियत और कथनी जो है, उससे झारखंड के अंदर बहुत बड़ा विरोध हो गया है। ये झारखंड को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, इसलिए झारखंडी पूरी तरह से एकजुट है। और ये डर भी है झारखंडियों की कि आज जिस योजनाओं का लाभ झारखंड को मिल रहा है, अगर झारखंड में सरकार बदलती है तो सारी योजनाओं से झारखंड वासी कट जाएंगे। आज यहाँ 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है, लोन माफ कर दिया गया, मैया समान योजना की राशि यहाँ दी जा रही है। सारी योजना जो राज्य सरकार चला रही है, इस योजना सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में शामिल करवा दीजिए, या फिर संथाल परगना को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। लेकिन रोहिंग्या वाला जो मामला है उस पे आप लोग चुप हो जाते हैं। देखिए, रोहिंग्या वाले मामले पे भी चुप नहीं है, ये अफवाह, झूठ और षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं जानते। अच्छा, गढ़वा में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी शुरू हो गई, ये झूठ था? आपको
आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को खुद ये रखे हुए हैं शरण देके। हमारे यहाँ बिजली बनाते हैं झारखंड में, अरे सर, और देते हैं बांग्लादेश को। सर वो और बोलते हैं कि यहाँ पे घुसपैठिया। वो अंतरराष्ट्रीय इशू है, अंतरराष्ट्रीय इशू में आपको जाने की क्या जरूरत है? अंतरराष्ट्रीय इशू है, किसके हाथ में सर? वो केंद्र के हाथ में है। आपके हाथ में जो है, आप उस पर जवाब दीजिए ना, आप उस पर दीजिए ना। छोटी सी महिला, एक आम महिला तक आपके देश में घुस जा रही है, और चौकीदार जो है उस सीमा पे मतलब कि हम चौकीदारी कर रहे हैं। आप रोहिंग्या वाला छोड़ करके आप सीमा हैदर पे आ जाएंगे, आप 15 साल पे आ जाएंगे। 15 साल झारखंड में इनकी सत्ता रही, 15 साल झारखंड में सत्ता रही, तो इनके समय में फिर कैसे घुसपैठिया आ गए? सर उस 15 साल में तो कभी रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी नहीं हुई ना, सीमा से अंदर आ जा रहे हैं। उस 15 साल में कभी रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी नहीं हुई। मंगलवार को कौन मना कर रहा है? पूरे केंद्र स्तर पे मंगलवार को छुट्टी दे दें, कोई मना किया है क्या? मंगलवार को क्या इनका तो काम ही है, ये तलवार हाथ में दे रहे हैं, ये लड़ाना चाहते हैं कि चाहे तो 7 दिन में 4 दिन छुट्टी दे दें। बृहस्पतिवार को रमनीश जी विष्णु भगवान के लिए छुट्टी दे दीजिए, मंगलवार को हनुमान जी के लिए छुट्टी दे दीजिए। आपने ये नहीं, आपकी सरकार ये नहीं कर पाई कि रविवार को अगर छुट्टी है तो रविवार को ही रहेगी, शुक्रवार को नहीं होगी। आप उल्टा कुछ और दलील देने लग गए। ठीक है, आपको लड़ाने रमनीश जी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। शब्दों की मर्यादा इतनी क्यों गिरती जा रही है? हमारे राजनेता, एक दौर आपको याद होगा, आज से 30-35 साल अगर पीछे चले जाएं तो किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता था, क्रिटिसाइज हो, तो दुर्भाग्य है। ठीक है धीरज जी, रमनीश जी से कमेंट ले जाओ। रमनीश जी पे बात ही नहीं हो रही है। अभिषेक जी, कहां गया वो सब कुछ? हम क्यों इतना गिर गए हैं, हमारे शब्द इतने गिर गए हैं? जब आपके आवरण को घेर लेता है, यानी आपके व्यक्तित्व के सामने जब वो आवरण जब घेर लेता है, तो आपके संस्कार भी उसी प्रकार आप देखिए दिन ब दिन नीचे गिरते जाते हैं। आपका स्तर, जो मानवीय स्तर, उसी रूप में नीचे गिरता जाता है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण देखा जब खड़गे जी, आप एक सियासी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रतिद्वंदिता बिल्कुल होनी चाहिए। आप उसके लिए आप लड़िए, बोलिए, हर तरह की बातें आप सामने रखिए जनता के बीच में। लेकिन किसी को मारने और काटने की जब बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब आप जब उसको मारने और काटने की बात करते हैं तो आपको याद भी होना चाहिए कि चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें 1962 में, किस तरह से 1963 में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में न्योता भी दिया था, क्योंकि हर एक मुस्तैद रही थी आरएसएस 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। किस तरह से जब हमने देखा मुस्तैदी से मतलब हर एक मौके पे आरएसएस ने सहयोग प्रदान किया था। जब हमारा देश जब विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, उस समय भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान से वाले एरिया से जब लोग आ रहे थे तो सबसे पहले यदि कोई सामने था तो आरएसएस ही था उनको स्वागत करने के लिए। फिर बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जब आप मारने और काटने की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी से पूछिए, क्या वो मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोला था उसकी शटर बंद हो गई? क्या नफरत के सामान वहाँ से मिलने लगे हैं? बिल्कुल मिलने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद आरएसएस को आईएसआई बोको हराम से जब जोड़ देते हैं, एक आतंकी संगठन से, जब हुसैन दलवाई जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, जब वो कहते हैं कि ये आतंकी संगठन है। यदि आतंकी संगठन आरएसएस होता तो मुझे लगता है कि आप बोल ही नहीं पाते। आज जितने नफरती बोल आप जिस तरीके से, जितनी आज़ादी से आप बोल देते हैं, शायद नहीं बोल पाते, क्योंकि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और वो संगठन धार्मिक रूप से आप कहें और आप सांस्कृतिक रूप से कहें और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रही है। फिर बात करते हैं कि आप हर एक नेता की आज बोल देखिए, चाहे नाना पटोले की बात करें, चाहे आप अबू आजमी की बात करें, आप ओवैसी की बात करें, चाहे उद्धव ठाकरे ही की बात क्यों ना करें, आज तमाम सियासतदान, आज ये लोग जो उलेमा है, चाहे आप सज्जाद नोमानी की बात करें, जो आप कहता है कि भाजपा को वोट देने वाले को सोशली बायकॉट कर देना चाहिए। इसका बायकॉट करने का मतलब है, यहाँ पे ही आप बायकॉट करते हैं, यहाँ पे ये मारने की बात करते हैं। तो इसका मतलब आम जनता को ये मैसेज जाना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि अभी जब कुछ नहीं हुआ है
तो फिर आगे क्या होने वाला है? आगे हो सकता है 1948 में जिस तरह से जिन्ना ने कत्लेआम किया था, लाखों उसमें हिंदू मारे गए थे, वो हालात ये पैदा कर सकते हैं। जो 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, इसमें लाखों लोग बेघर हो गए थे, मारे गए थे, ये चीजें कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं। और हाईकोर्ट का बयान भी है इसमें तो सबूत है कि सज्जन कुमार चाहे जगदीश टाइटलर जैसे लोग कांग्रेस पार्टी के नेता लोग आए थे भाई सामने। इसमें तो फिर सरकार की कमजोरी हुई ना, सरकार ऐसे लोगों को डाले जेल में, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये बयान तो ये तो सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मुझे रुकना है। ठीक है रमनीश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र और झारखंड, दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से शब्दों की जो मर्यादा है वो टूटती नजर आई। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो शब्दों की मर्यादा है दिन ब दिन गिरती जा रही है? देखिए अभिषेक जी, वो इसका कारण है कि जिस तरह के लोग राजनीति में आ रहे हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड चेक करिएगा तो यही बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि एक उनको न उस तरह की प्रॉपर संस्कार मिले हैं, न शिक्षा उस तरह की है उनके पास, जिसमें जो है कि भाषा किस तरह की भाषा होती है, भाषा विज्ञान क्या होता है और भाषा की मर्यादा क्या होती है, ये सब बातें पता होती हैं। ज्यादातर लोग जब आज राजनीति में आ रहे हैं सभी दलों में, वो सब कोई व्यापारी है, कोई धंधा कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा है, किसी के स्कूल है, चेन ऑफ स्कूल्स है, मतलब सब व्यापारी है जिनका कोई लेना देना नहीं ना तो भाषा के संस्कार से। लेकिन पीयूष जी कहते हैं व्यापार में तो और शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है, अगर व्यापार करें तो उसमें तो शब्दों की मर्यादा और ज्यादा रखनी पड़ती है। नहीं, व्यापार तो एक अलग हो गया, वहां तो आपको एक क्लाइंट आपके पास है, यहाँ राजनीति को एक खुला खेल मान लिया गया है। जब आप देखिए यहाँ जो जिस तरह की एक इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करता है, उसको लगता है उसकी चर्चा उतनी ज्यादा होगी। और आज हम आप भी यही चर्चा कर रहे हैं, इन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुद्दे, दूसरे मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे थे जो इस चुनाव में हावी रहे, क्या उन मुद्दों पे लोगों ने बातें करी नहीं करी, उसकी चर्चा हमें करनी चाहिए थी। उसके बदले हम चर्चा कर रहे हैं उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने उसके पर्सनल अटैक किया, ये सब चीजों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चर्चा उसकी होगी जो मंच से बोला जाएगा, मंच से ही यही बोला जा रहा है। अब देखिए मंच से पोस्टर क्या जारी किया जा रहा है, एक है तो नेक है, और पोस्टर में आप देखें तो लिखा हुआ वहां प्रधानमंत्री और साथ ही साथ अडानी की तस्वीर है। दूसरी तरफ से जो पोस्टर आया उसमें अशोक गहलोत हैं और अडानी है। तो मंच पे तो यही चल रहा है। ये तो इससे क्या ऑब्जेक्शन है? ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, आप किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को, किस तरह से, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसमें मारने काटने की बात कही जा रही हो या दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो ऑब्जेक्शनेबल है। ये तो आप वो कह रहे हैं कि एक है, लेकिन हो कह रहा है कौन एक है, तो वो आप एक फोटो के जरिए दिखा रहे हैं, पोस्टर के जरिए। और राजनीति में और इस तरह के उसमें धरने प्रदर्शन में कहें या राजनीति का हिस्सा है धरना प्रदर्शन, उसमें पोस्टर के माध्यम से आप अभिव्यक्ति करते हैं अपनी चीज, जो बात कहना चाहते हैं, उसमें कोई नहीं, यहाँ पे भाषा का कोई, मुझे नहीं लगता कि दुरुपयोग हुआ है। नहीं तो चर्चा तो उसी की होगी ना। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये कह रहे हैं एक है तो नेक है, फिर कहा जा रहा है एक है तो नेक है लेकिन राहुल गांधी फेक हैं, तो चर्चा भी उसी की हो रही है। हाँ, नहीं, इसी तरह की आप बात होंगी तो इसीलिए इस तरह की बात कही जाती है कि चर्चाएं हो, और चर्चा भी हो रही है। क्योंकि देखिए, एक तो ये होता है कि हम उसको, जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं, हालांकि मैंने कहा था कि चर्चा इसीलिए हो रही है कि कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी भर्त्सना भी करनी चाहिए, इसलिए भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि मीडिया का ये धर्म होता है कि वो इस तरह की जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं राजनीति में, उसकी भर्त्सना की जाए, ताकि उनके वो उसमें सुधार आए और नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करें। इसलिए भी हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के अपशब्द कहे जा रहे हैं उनको निश्चित रूप से नहीं कहा जाना चाहिए, और इस पे जो है पार्टी के नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी दल हो,
उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी है, लेकिन जब उसका नेतृत्व ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगे तो फिर बाकी के जो उसके नेता हैं या बाकी के जो फॉलोवर्स हैं वो क्या करेंगे? उसी को फॉलो करेंगे। बिल्कुल लगता है कि नेता को खुश करना यही भाषा है। यश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, यश जी बोलिए आप। अभिषेक जी, मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। वैसे तो इतना ही कहना काफी है कि जिस आरएसएस का इतना गुणगान किया जा रहा है वो अभी तक मणिपुर क्यों नहीं पहुंची, या मोहन भागवत जी ने कहा था कि भारतीय सेना के बराबर की फौज हम 3 दिन में खड़ी कर सकते हैं, तो इतने लंबे कार्यकाल में तो हजारों फौजें खड़ी हो जाना चाहिए थी, कहाँ है? अभी तक नहीं। इतना ही काफी है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे मेरी उम्र याद दिलाई जा रही है तो मैं भी उम्र याद दिला देता हूँ। 1975 की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। वो जिन लोगों ने लिखी है वो ही सावरकर को पेंशन भी देते थे, शायद इसलिए आरएसएस ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन उस किताब में जो लिखा है वो ये है कि नाथूराम गोडसे को कन्विंस किया गया था, और जिसने किया था और कैसे किया था वो जो लिखा है वो ये लोग खुद ही जाके पढ़ने तो ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा गोलवलकर की किताब है 1939 की, वी और आवर नेशन वुड डिफाइंड। उसमें गोलवलकर पूरी किताब में होलोकॉस्ट का समर्थन कर रहे हैं, नाजियों के आइडियोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि खुशी मना रहे हैं कि इस तरह की कोई आइडियोलॉजी विचारधारा है जो ऐसा सोचती है। ये है आरएसएस की नींव। और एक चीज बता देता हूं, जब सावरकर पर बैन था जो 1937 में हटा, उसके पहले तक बीएस मुंजे नाम के एक व्यक्ति इनकी कमान संभाले हुए। जैसे ही सावरकर पर से बैन उठा, वो प्रतिबंध हटा, उन्होंने आके बीएस मुंजे को भगा दिया। बीएस मुंजे का अब कहीं नाम नहीं। शायद मुंजे जी पहले अडवाणी थे या अडवाणी जी अगले मुंजे हैं, वो नहीं। तो ये है इनका हिसाब। किसी भी दुर्घटना में, किसी भी आपदा में आरएसएस वाले कहीं नहीं दिखाई दिए। हाँ, इस बार वायनाड में 1 सीट जीत गए थे तो खूब हो हल्ला हुआ। सुनिए अभिषेक जी, आपने बहुत सभी को बराबर सुना, मुझे भी मेरी बात पूरी कहने दीजिए। अब भाषा की मर्यादा का ऐसा है कि मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, शायद आपको कोई और भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जहर की तरह है, बोलने में इतना बुरा लग रहा है क्योंकि ये इज्जत मांग के लिए जा रही है या कोशिश हो रही है। लेकिन जब कोई कहता है कि बेटियों को ले जाएंगे, इतिहास में मंगलसूत्र छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, कोई उपद्रव नहीं जी, एक छोटी सी बात। 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को किसने बुलाया? कांग्रेस ने। क्यों बुलाया? 3 बार बैन भी तो उन्हीं लोगों ने किया। अरे बुलाया बैन हटा, बुलाया किसने? बस बुलाया किसने? अभिषेक जी, बुलाया किसने? फिर यश जी, बुलाया किसने? अच्छा, उसके पहले और उसके बाद में बुलाया क्या? चलिए एक बार बुला लिया। नहीं, उसके बाद वीर सावरकर को आप लोग वीर नहीं मानते हैं, ठीक है? नहीं मानते। सावरकर कहां से आ गए? अभी तो आरएसएस नहीं, आरएसएस में तो मैंने आपसे 63 पूछ लिया ना, 63, उसके बाद बैन भी हटा। तो अब एक चीज और बता दीजिएगा कि वीर सावरकर को लेकर के डाक टिकट किसने जारी किया था? अरे कांग्रेस भी किया हो। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सावरकर ने, सुनिए, सावरकर ने गोडसे को हत्या के लिए प्रेरित क्यों किया और जिस तरीके से किया, तो उन पे क्यों डाक टिकट जारी करवाया? इंदिरा गांधी ने क्यों जारी करवाया? अगर कोई महात्मा गांधी की हत्या के लिए किसी ने किसी को उकसाया, उसके ऊपर आप डाक टिकट जारी करेंगे? फिर तो सवाल आप ही से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, हमसे सवाल पूछिए। हो सकता है हमने गलती कर दी हो उस राजनीति में, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के डाक टिकट को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए गलत किया। रणदीप वत्स जी की बात को बिना काटे सुनते हैं, आप मेरी बात भी सुनिए सर। जहां पे डाक टिकट, नहीं, सवाल आपका मैं लूंगा, लेकिन अगर आप बीजेपी वालों को पूरा समय देते हैं मुझे भी दीजिए। डाक टिकट जारी करना और परेड में आके बुला लेना इस बात का प्रतीक है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब आप लोग सुधर जाएं। लेकिन उसके बावजूद जब इनकी बम की फैक्ट्रियां पता चलती हैं, जब इनके लोग हर दंगे में आगे होते हैं, और जब पूरा विश्व का मीडिया ये लिखता है कि भारत के इतिहास में दंगे सिर्फ एक ही गुट ने किए हैं। अनंत जी, अब बोलिए। जी ठीक है, अब रुक जाइए अनंत जी। नहीं, अब आपको मुझे जवाब दीजिए तो हो गया। फ्रीडम एट नाइट में लिखा है जो, उसका विरोध आरएसएस ने क्यों नहीं किया? श्रीवास्तव जी, हमारी बात सुनिए। अभिषेक जी सुननी आप तो इनको बताइए। अरे आप सुनने लायक भी नहीं हो अभिषेक, आप भी बोलने लायक नहीं हो। आप लोग डिस्क्वालिफाइड हो, आप लोग करते कुछ नहीं हो। मणिपुर आपको जाना नहीं है, आपको बकैती मचाना है बस। 5 साल में देश को बर्बाद कर दिया और ज्ञान दे रहे हो, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभिषेक, आप क्या झांझ बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे 1925 से बैठ के 60 साल बताने वाले? क्या कर रहे थे आप 1925 से?
श्रीवास्तव जी, तेज बोलने से आपकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। चुनाव हारने का परिणाम आप फालतू बातें करने से आपकी बात भी सही नहीं हो जाएगी महोदय। यश जी आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, अब सुन लीजिए। नहीं, पहले ये उम्र की बात कर रहे हैं, फिर ये मुझे मेरा ज्ञान बता रहे हैं। अरे मैं भी नहीं। बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आपको मैं भी बता रहा हूँ, फिर हम भी बताएंगे आपको। आप क्या समझते हैं? आपकी पार्टी आप लोग आपको पूरा समय भी दिया, आप उनके समय में लकीर भिजवाते हो। आनंद जी की आप पहले भी बोल रहे थे, मुझे रोकना पड़ा आपको था। बयान पर होना है बैठ के, इज्जत चाहिए मांग मांग के भिखारियों जैसे, लेकिन करना कुछ नहीं है। यश जी सुन लीजिए। आनंद जी बोलिए। मैं हम लोग भी हैं सर। की बात में जवाब दे रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो शास्त्री जी ने लिखा है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, वो अब सिर्फ रहने दीजिए। हो गया दूसरी हो गया। आपको यही नहीं परिवार पता किया देश। तो आपकी बात का क्या सुनना? अरे मैं कह रहा हूँ ना, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अरे आपको पता ही नहीं, आप पहले तो गलत बोल दिए ना। अरे श्रीवास्तव जी धैर्य रखिए। अरे चुनाव साहब आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप मान लीजिए आरएसएस वालों ने पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। यश जी प्लीज। अभिषेक नहीं देखिए, अभिषेक जी मेरी बात के बीच में खूब काटा और ये मुझे बार बार उम्र याद दिला रहे हैं। अरे तो सर मैं भी बैठा था भैया, मैं अगर बच्चा हूं तो मैं तो बचपने में खुश था। फिर आपके पास आप बचपने पे उतर आए, आप अपने समय पे बोल लीजिएगा प्लीज। यस जी, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था, आप भी हमारे समय नहीं बोलेंगे, अच्छा लगेगा, डिबेट करते हैं, ज्ञान आप भी दीजिए, हम भी देते हैं आपको ज्यादा जरूरत। दूसरी बात, सांप एक तो सांप, भाजपा जो है सांप नहीं साफ है। दूसरी, खड़गे जी को मानसिकता जो है ये आपातकालीन बयान है, ये आपातकाल की याद दिलाती है। और तीसरी बात, परिवार हो या देश, जब भी बढ़ता है तो उसकी अपनी शक्ति खो जाती है। वही भाजपा कहती रही है, एक रहो सेफ रहो। सेफ का दो अर्थ होता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो सबसे पहले इधर से ही आया। वही बटने की बात हम कर रहे हैं। हाँ। बटने की बात कर रहे हैं हम। बटने मतलब इंग्लिश सेफ करते हैं। सेफ के दो उदाहरण है। एक उदाहरण ये होता है कि एक तिजोरी को सेव करना, जो कि कांग्रेस 60 साल में करती रही, कर नहीं पाई। हम कह रहे हैं देश को सेव करने की बात कर रहे हैं, हम देश की नैतिकता की बात कर रहे हैं, साफ होने की बात कर रहे हैं। और अभिषेक एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहता हूं। आज आपने कहा कि आज 2 प्रदेशों का चुनाव का प्रचार 5 बजे खत्म हो गया। मैं 2-3 दिन से आप भी देखिएगा सोशल मीडिया में एक बहुत देरी से चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें यह है कि बाला साहब ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और कुछ पत्रकार उसमें होते हैं। एक पत्रकार पूछता है कि राहुल गांधी जी के विषय में कोई प्रश्न पूछता है, बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि छोटा पोपट, उसके विषय में कोई सवाल मत करो। आज मैं अपने मित्र गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं, गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कि वो छोटा पोपट अब देखिएगा अभिषेक जी, अब जो ये युवराज है, युवराज 2-3 दिन में छोटा पोपट हो जाए। आनंद जी, देखिए संजय जी तो यही कह रहे थे कि आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ करके कांग्रेस के साथ जाना पड़ा है। दूसरा अभिषेक जी, धीरज जी की बात में सुन रहा तो झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड की सरायकेला की बात कर रहे थे। झारखंड के 24 जिले हैं। दुबे जी आपको बताना चाहते हैं कि जब झारखंड राज्य बनने की मांग उठ रही थी तो संयुक्त में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी भाग थे। ठीक है, ये आपको शायद पता है कि नहीं है, पता नहीं। दूसरा, झारखंड मांग कर रहे हैं अभी भी मांग करते हैं कि उनके जिलों को झारखंड में शामिल कर दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन अगर झारखंड के जिलों को काट कर उड़ीसा और उसको केंद्र शासित राज्य बनाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा झारखंड। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात हो रही है और जिस तरीके से संख्या में आदिवासियों की संख्या घट रही है, आपके समय में 5 साल में, विगत 5 वर्षों में आपने क्या किया? का पावर प्लांट लगाते हैं और उसके बाद सप्लाई करते हैं। और वही अडानी को कांग्रेस जो है 1400 करोड़ रुपए वहां कर्नाटक में देती है और राजस्थान में 48,000 करोड़ किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसको दिया? वो अडानी को दिया। ये बात कांग्रेस को याद नहीं आती है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। अब ठीक है आनंद जी, धीरज जी अब बोलिए। मुझे लगता है कि 60 मिनट का डिबेट था, 6 लोग हम लोग बैठे हैं, तो वैसे में तो 10 मिनट मिलना चाहिए था, लेकिन हमको बस 2 मिनट दे दीजिएगा। मुद्दों की बात कर रहे थे कि मुद्दों पे राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ जुमलों की बात हो रही है, वैसे नारे दिए जा रहे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, ना ही उससे कोई जनता को कोई लाभ होने वाला है, ना जनता उसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ मुद्दों पर यह बात होनी चाहिए थी झारखंड के चुनाव में कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया शायद, तो 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है? 15 साल में पहली उपलब्धि थी कि बाबूलाल मरांडी जी ने ओबीसी का आरक्षण को 27% से घटा के 14% किया।
जब रघुवर दास जी सरकार बने तो हाथी उड़ाना शुरू किए मोमेंटम झारखंड के माध्यम से, करोड़ों रुपए फूंक दिए सर रेड कारपेट बिछा के, लेकिन एक भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को झारखंड में नहीं ला पाए, झारखंड में कोई रोजगार नहीं ला पाए। कंबल घोटाला किया, टॉफी घोटाला किया, ये इनकी उपलब्धि रही। और भ्रष्टाचार पे बात नहीं करिए आप, 5 वर्षों की बात करिए, 5 वर्षों में आपने राज्य के जनता को क्या दिया? हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दिया, आपने क्या दिया? भ्रष्टाचार कौन सी स्कीम दिया आपने? हमने पुलिस आज पूरा 3.5 करोड़ झारखंड की आबादी अगर चल रही है तो सिर्फ केंद्र के योजनाओं पर चल रही है। हमने क्या बढ़ाया आपने? होमगार्ड के आपने लोगों को ठगने का काम किया। 1000 मैया योजना में जो देने की बात कर रहे हैं वो हिमाचल का, वो हिमाचल में जो फेल हो गया, पूरे देश में लागू कर दो, पूरे देश में 450 रुपए में सिलेंडर लागू कर दो। कौन मना किया है? झूठ बोलने, बेवकूफ बनाने, अफवाह फैलाने, षड्यंत्र रचने, जुमला बोलने से फुर्सत मिले तब ना। आपको तो सिर्फ आता है कि किसी तरह से भावना को जागृत करे, हिंदू मुसलमान करके। अरे 80 करोड़ की 80% जिसकी आबादी है उसको डर दिखाते हो 20% का, डर दिखाकर वोट लेना चाहते हो। ये वोट लेना नहीं बोलते, इसको वोट ठगना बोलते हैं। ठगों का जमात बैठा कर रखे हुए हो, जैसे आप लोग ठग रहे हैं फैलाने से, और जनता यहाँ आपके बरगलावे और झांसे में नहीं आने वाली है। पारसी जो है, बौद्धिस्ट हैं, इनको डर नहीं लग रहा है। देखिए, और जो हम सबसे बड़ी आबादी है सनातन का, और मंच से उठाने की बजाय, मंच से इन मुद्दों को उठाने की बजाय मंच से तो ये कहते हैं कि हम कूटेंगे। वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम यहाँ कूटेंगे, दम भर कूटेंगे। मतलब ये सब शब्द क्यों? आप मुद्दे उठाइए ना। न कटेगा न कूटेगा। झारखंड वोट की चोट देगा और भाजपा को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये हेमंत सोरेन जी का ही बयान है ना कि दम भर कूटेंगे। नहीं, ये तो अभिषेक जी पता नहीं क्या क्या कहते रहे चुनाव में। हम तो ये कहते हैं कि इनकी आधी कैबिनेट जो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर जो है वो जेल के सलाखों के पीछे है, वो क्या स्वतंत्रता सेनानी बन के गए थे क्या? वो भ्रष्टाचार के मामले में गए हुए। आज 2 अधिकारी जेल, इनके मुख्यमंत्री जेल में गए। मुख्यमंत्री जेल किस लिए गए? आज जो सारी योजनाएं जो है वो भारत सरकार की योजनाएं, ठीक है सर। राज्य में अब रमनीश जी आपके पास आ रहे हैं और समझना यही चाहेंगे कि देखिए, मुद्दे जब पीछे छूटते हैं तब जाकर के ऐसे बयान जो हैं वो आते हैं। क्या नेताओं के पास मुद्दों पर बात करने के लिए मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने, मुद्दे के ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करूं तो महाराष्ट्र की जो नींव है वहां का किसान है, चाहे हम विदर्भ, जहां से खास करके शरद पवार जहां से जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे आप देखिए किसानों की बदहाली। लेकिन क्या किसानों की बदहाली आज शिंदे जी की सरकार है वर्तमान में, क्या तभी से शुरू? अरे उसके सबसे पहले मूल रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनको निभानी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो कृषि मंत्री रहे केंद्र सरकार में भी, और लंबे सबसे, आज देखा जाए महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े नेता कौन है? शरद पवार जी। शरद पवार जी कहते हैं कि हमारे देश की नींव है, एक तरह से फाउंडेशन है। कौन है? गौतम अडानी जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी सबसे पहले सवालात पूछने हैं तो आप शरद पवार जी से जाकर के पूछिए कि गौतम अडानी की आप यहाँ पे आप डिफेम करते रहते हैं हमेशा, और आप रेवंत रेड्डी जो है उनको स्वागत करते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप देखें कांग्रेस पार्टी में खुद आप देखें किस तरह से वो इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे आप इनके नेता जो हैं, खुद आप देखिए कि आप तो पलके बिछाए रहते हैं अडानी जी की। आप हमेशा देखिए आप अपमान करते रहते हैं हर एक मौके पे। आप देखिए राहुल गांधी जी को। फिर दूसरी बात करते हैं, फिर से आते हैं हम झारखंड। चूंकि झारखंड में जिस तरह की स्थिति जेएमएम ने, खास करके हेमंत सोरेन जी ने, वहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे जिहाद के बारे में सुना था। चाहे महाराष्ट्र में आप सज्जाद नोमानी की बात करें, चाहे यहाँ पे गुलाम अहमद मीर की बात करें, इरफान अंसारी की बात करें, मधुपुर का एमएलए तो यहाँ तक करता है हिंदू हो तो तुम्हें हम कुआं नहीं देंगे। फिर उसके बाद फिर लैंड की बात करें तो लैंड जिहाद सबसे पहले किसने किया? सारे 8 एकड़ जो जमीन है जिसके ऊपर वो आज जो है आप देखिए कि आप जमानत पे चल रहे हैं हेमंत सोरेन जी, तो आपने लैंड जिहाद करने का काम किया। स्टेट गुड्स की जो जमीन है उसको आप गरब गए। तो आज जो जिस तरह की घोटाले की बात करें तो उनके खुद आप देखिए मंत्री हो चाहे उनके पीए हो हेमंत सोरेन जी की, आप सब के सब उन्होंने घोटालेबाज के भ्रष्टाचार की नींव चढ़ा दी जनता के लिए। आपने क्या किया आप बताइए। फिर उसके बाद किया
यदि मिनट कुछ का समय दीजिए किया ना। तो सिर्फ और 2 सिर्फ मिनट में किया बताते हैं बांग्लादेशी कितना काम किया है। घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान को बसाने की, 60 सेकंड क्षमता है मुस्लिम सुनने की। तुष्टीकरण किया, 60 सेकंड है क्षमता अल्पसंख्यकों को सुनने की। कैसे वोट मिल सके इसके लिए 2 मिनट आपने दीजिए जाल ना, 2 मिनट में बनाया। बता देते हैं कितना काम किया गया है। फिर उसके बाद देखिए जिस तरह की चीजें जो चल रही है, खास करके आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक विजय जी ने कि आप मुद्दे की राजनीति वाकई में हो रही है क्या? मुद्दे की राजनीति तो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए विकास, लेकिन यहाँ पे जो परिवारों का विकास हो रहा है, महाविकास आघाड़ी में आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की आज नुमाइंदे हैं नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आज देखिए वो आदित्य ठाकरे को बढ़ाना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी अपने परिवार जो है, अपनी जो वाइफ पत्नी जो है, बेटे उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए आज हर एक जगह परिवार किस तरह से अपने परिवार को बढ़ाने की जो जुगाड़ लगाए बैठे, ये सारे के सारे अगर ऐसा होता तो हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को क्यों सीएम बना करके जाते? अच्छा, बिल्कुल सही है अभिषेक जी, कितना अच्छा सवाल किया आपने। कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने, वाकई में उनसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। अब आपने सवाल किया तो जान लीजिए, चंपई सोरेन को लात मार के भगा दिया जैसे ही वो जेल से आते हैं ना जमानत में, वैसे ही आपने यदि त्याग किया होता ना तो सब्र तो कर लेते, चुनाव तक कम से कम जनता में एक अच्छा सा मैसेज तो देते। पीयूष जी, क्या मुद्दे की सियासत जो है वो अब बहुत पीछे छूट चुकी है जो पहले हुआ करती थी? अब मुद्दे की सियासत कम है और इस तरीके के शब्दों की सियासत ज्यादा है। देखिए अभिषेक जी, चूंकि मुद्दों को पहले की जो सरकारें थी या पहले की जो पार्टियां थी, वो मुद्दों को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने की, उनको दूर करने की कोशिश करती थी, और उसी के आधार पे अपने लिए जो है कि दोबारा जो है कि वो ये जो जनता से ये मांगती थी कि हमें दोबारा भेजा जाए अगर हमने आपके लिए काम किया है तो। आजकल की जो भी सरकारें आ रही है, ये बड़ा मतलब विचित्र है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हर सरकार आती है, वो लिप्त होती है भ्रष्टाचार में, वो तमाम तरह के भ्रष्टाचार करती है, वो चली जाती है। फिर दूसरी सरकार को वो आती है, वो भी भ्रष्टाचार करती है। फिर पहली वाली जो थी वो उसको जनता कहती थी कि हम उसको लाएंगे, इसको हटाएंगे, ज्यादा भ्रष्ट है। तो इसी तरह से हर सरकारें कर रही हैं, और जनता के सामने सिर्फ यही है कि वो कि इनमें से किसी को चुने, वो जिसको उसने पहले भ्रष्ट करके हटाया था उसको अब फिर वो चुनने जा रही है। तो इस तरह की चीजें चल रही है। ये इसका कारण यही है कि सरकारें जो है वो अक्षम है, उनके पास इस तरह की कोई कार्य योजनाएं नहीं है, न उनकी इस तरह की सोच है, न उनके पास वो कैपेसिटी है, वो दूसरे अपने हितों को साधने में लगी रहती है दूसरे तरह की, और जनता के मुद्दों को वो कभी भी रिजॉल्व करना नहीं चाहती है वो, और एक तरह का जो है कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है, जुमलेबाजी होती है, और यही सब होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, और इस तरह की जो है चुनावी जो भाषण होते हैं उनमें इस तरह की बातें उछाली जाती हैं। और जो और मुद्दे हैं, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सोयाबीन का मुद्दा है, महाराष्ट्र में जो है किसानों का के मिनिमम जो समर्थन मूल्य है उसका मामला है, प्याज का मामला है, तमाम इस तरह के मामले हैं वहाँ पे। वो कहते हैं ना कि राजनीति में बारे में उस तरह से कोई भी बात नहीं कर रही राजनीति में कि जिस मुद्दे से फायदा हो उस मुद्दे को खींचते रहो, वही स्थिति हो गई है, और यहाँ पर शब्दों की मर्यादा कम से कम बनाए रखने की जरूरत है। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।